वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं, कैसे हैं? कल का ड्राइव पर हैंड आउट नहीं डाला है, ठीक है, मैं भी डाल दूंगा। वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाइयाँ, कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाइयाँ। आज हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। आज हम लोग वेव को अच्छे से खत्म कर देंगे। मेजर 14 तारीख से हैं, मेजर 14 मई से हैं। आज मेरी लास्ट क्लास है। थैंक यू मन कुमार, थैंक यू। काफी सारा सिलेबस हमने सबने साथ मिलकर पढ़ा। मॉड्यूल 1, 2, 3 आधा, 4, 5। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। सभी को ऑल द बेस्ट। परीक्षा के लिए बढ़िया तैयारी करें, खूब अच्छे से मेहनत करें। चलिए, कोई साउंड का इको, एनी इको, कोई दिक्कत बता दीजिए। सब क्लियर है क्या? ऑल ओके? वीडियो क्लियरिटी, आवाज, स्लाइड सब परफेक्टली ओके है? चलिए, कल का हैंड आउट ड्राइव पर नहीं है, मैं बिल्कुल अपलोड कर दूंगा। परसों का भी मुझे मिल गया है हैंड रिटन, वो भी अपलोड कर दूंगा। सारे के सारे ड्राइव पर मैं अपलोड कर दूंगा, तो आप बिल्कुल भी चिंता नहीं करें। चलिए, डंडना डंडन है क्या? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। परवेश गोलचा कह रहे हैं आपने 21 अक्टूबर से चालू किया था और 30 अप्रैल तक आप हमारे साथ रहे। सही है परवेश गोलचा, थैंक यू अक्षत गोचर। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। पढ़ें फिर आगे। ठीक है, तो चलिए पढ़ाई चालू करते हैं। आपकी वजह से फिजिक्स हमारी बहुत अच्छी हो पाई है। थैंक यू तेजस महाजन, थैंक यू। स्टार्टिंग एंड एंडिंग ऑफ फिजिक्स आपने ही करी है। चलिए, बहुत बढ़िया कृतिका जादौन, थैंक यू, थैंक यू। चलिए, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ाई चालू करते हैं, ठीक है। चलिए, तो कल हमने डॉपलर इफेक्ट की बात कर ली थी। मैंने आपको दो बातें सिखाई थी। पहली, whenever there is a relative motion between source and observer, तो ऑब्जर्वर को जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी वो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से कुछ अलग होगी। उसे हम बोलते हैं अपरेंट फ्रीक्वेंसी। अपरेंट फ्रीक्वेंसी, ध्यान दीजिए, सोर्स की फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, ऑब्जर्वर के कानों में जो फ्रीक्वेंसी आ रही है वो चेंज हो जाती है। मैंने आपको दो बातें सिखाई थी। अगर सोर्स मूव करेगा तो ध्यान रखिएगा वेवलेंथ चेंज होती है, परंतु अगर ऑब्जर्वर मूव करेगा तो वेवलेंथ सेम रहती है, परंतु ऑब्जर्वर के भागने से वो ज्यादा वेव्स, नंबर ऑफ वेव्स जो उसके कान में पहुंच रही होती है पर सेकंड, वो बढ़ जाती है। दैट्स वाई उसकी फ्रीक्वेंसी जो उसको सुनाई देती है वो बढ़ जाती है। क्या ये बात क्लियर है? आगे बढ़ें क्या? चलो 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 चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शानदार, शानदार। तो डॉपलर इफेक्ट में कल मैंने आपको बता दिया था, उसी से आज हम आगे बढ़ते हैं और एक बड़ा स्पेशल केस सीखेंगे। पहले आप ये वाला देख लीजिए। सोर्स ये चल रहा है वीएस से, ऑब्जर्वर ये चल रहा है वीओ से। मीडियम किस में है? एयर रेस्ट में है। सही है सर, यू विल बी द रीजन फॉर माई सक्सेस इन फिजिक्स। थैंक यू हनी, थैंक यू हनी पीडीएफ।
चलिए, तो अब जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी ऑब्जर्वर को वो होगी v प्लस वी नॉट। देखिए ये फैक्टर भी बढ़ा रहा है और नीचे सब्ट्रैक्शन के कारण भी बढ़ेगा। ये फॉर्मूला बढ़िया याद होना चाहिए, ध्यान दीजिए। ये डायग्राम के साथ याद करिए, डायग्राम के साथ करिए। दोनों एक दूसरे की तरफ क्या कर रहे हैं, अप्रोच। अगर इसमें से कुछ भी चेंज होगा तो फिर आप साइन चेंज करिए। आगे प्लस पीछे माइनस नहीं है, इसको डायग्राम के साथ याद रखें। अब इसमें कोई चेंज होगा तो फिर आप अपने फॉर्मूले को चेंज करें। हाँ, अगर मान लो मीडियम एयर भी चल रही है साथ में, तो बताइए क्या होगा। ये साउंड, विंड इसी डायरेक्शन में चल रही है, सोचिए क्या हो जाएगा, सोच के बताइए। विंड इसी डायरेक्शन में चल रही है, तो अब जो वेलोसिटी ऑफ साउंड हो जाएगी वो बताइए क्या हो जाएगी। कहाँ कहाँ वी डब्ल्यू जुड़ेगा, जल्दी से सोच के बताइए। वी नॉट में जोड़ूं, वी एस में जोड़ूं या वी में जोड़ूं, बताइए। वी में जुड़ेगा, बिल्कुल। वी एस में क्यों जुड़ेगा, गलत है, वी में जुड़ेगा। भाई सोर्स से तो आवाज निकल गई, मैंने आपको कल भी समझाया था, सोर्स से आवाज निकल दी पै। अब वो जो पै मीडियम में आ गई, अब उसका सोर्स से कोई लेना देना नहीं है। वो जो पै आवाज है वो तो अब मीडियम में चलेगी, कितनी स्पीड से, स्पीड ऑफ साउंड से। वो वी से चल रही है, अब हवा भी उसी दिशा में बह रही है, तो अब बताइए वी में ऐड हो जाएगा, तो वी प्लस वी डब्ल्यू, बाकी ऐसा वैसा। विंड इसी डायरेक्शन में चल रही है, सही है। डन है, डन है। कल का हैंडआउट में भी अपलोड कर दूंगा, बिल्कुल भी चिंता नहीं करें, आज का भी अपलोड कर दूंगा। आगे बढ़े, चलिए। अब आज मैं एक बड़ा स्पेशल केस आपको समझाना चाहता हूं, जो कि बहुत पूछा जाता है, आपने पढ़ भी रखा है। आइए उसको फटाफट से पढ़ लेते हैं। होता क्या है, एक पहाड़ी है या दीवार है, क्लिफ है, इसकी तरफ एक कार के अंदर बैठा ड्राइवर, दोनों जा रहे हैं वीएस से, और कार का ड्राइवर जो है वो हॉर्न बजा रहा है और उसकी फ्रीक्वेंसी है एफ नॉट। अब आपसे पूछा है, करण पटेल कह रहे हैं मोटिवेट कीजिएगा। बिल्कुल करण पटेल, आपको सभी को मोटिवेशन की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, आप सब अच्छे बच्चे हैं। सभी आपके लेक्चर्स आपके पास रिकॉर्डेड हैं सब टीचर के, उनके मोटिवेशनल आप सुनते रहिए समय समय पर, ऑनलाइन का फायदा उठाइए। ठीक है करण पटेल, और आप मुझे अपना नंबर भेज दीजिएगा करण पटेल, तो मैं आपको मोटिवेट भी कर दूंगा। कोई डेरिवेशन वगैरह समझना हो करण पटेल आपको, ठीक है। चलिए चलिए, तो आप देखिए क्या होगा। अब होगा क्या, उस केस को इसमें बहुत प्यार से समझिए। ये जो साउंड है ना, ये कार के हॉर्न से निकली। अच्छा, अभी अभी जो कार का ड्राइवर है इसको कोई चेंज महसूस नहीं होगा, यही सुनेगा। क्यों, क्योंकि ड्राइवर और कार के बीच में कोई रिलेटिव मोशन है ही नहीं। कार जितने से चल रही है उतने ही तो ड्राइवर से चल रहा है, तो कार और ड्राइवर के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़े। ये जो फ्रीक्वेंसी है ये जाएगी साहब दीवार तक,
और दीवार इसको क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी। तो स्टेप 1, पहले आपको दीवार को क्या मानना पड़ेगा, ऑब्जर्वर। तभी तो बोलते हैं दीवारों के भी कान होते हैं। अब आप दीवार को क्या मानिए, ऑब्जर्वर मानिए। तो पहले ये देखिए दीवार तक कितनी फ्रीक्वेंसी पहुंच रही है, क्या वो F0 पहुंच रही होगी, बिल्कुल नहीं, क्योंकि सोर्स तो चलता हुआ आ रहा है। अगर सोर्स चलता हुआ आ रहा है, दौड़ता हुआ आ रहा है, तो अगर कोई ऑब्जर्वर दीवार पर बैठा होगा तो उसको F0 तो नहीं सुनाई देगी, तो क्या होगी। तो पहले हम वॉल को क्या मान लें, ऑब्जर्वर। जरा सोच के बताइए दीवार क्या सुनेगी। तो मेरे पास रटा हुआ है एफ एपरेंट बराबर v प्लस वी नॉट अपॉन वी माइनस वी एस इंटू एफ एक्चुअल। ये कोने में लिख दें रटा हुआ। अब इसको अप्लाई करिए, लेट एफ मान लेते हैं, एफ डैश दीवार ने सुनी, v ऑब्जर्वर रेस्ट में है, दीवार ऑब्जर्वर है जो कि रेस्ट में है। सोर्स क्या तरफ आ रहा है, मुझे तरफ वाला ही रटा हुआ है, v माइनस वी एस, या v कार लिख दो जो आपको अच्छा लगे, v कार लिख दीजिए, इंटू एफ एक्चुअल एफ नॉट, दिस इज एफ। पहले बताइए इसमें यस है क्या, इसमें यस है क्या, मस्ती से बताइए ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है, ये वह फ्रीक्वेंसी है जो दीवार ने सुनी। पक्का, यहां तक डन है तो बताइए, डंडना डंडन है क्या। अब क्या होगा, ये जो दीवार तक वेव्स पहुंची, ये दीवार तक वेव पहुंची, कितनी फ्रीक्वेंसी की पहुंची, एफ डैश। दीवार से क्या होंगी बताइए, टकरा के लौटेंगी, ये टकरा के लौट गई, रिफ्लेक्टेड। एफ डैश पहुंची थी, टकरा के लौट गई। टकरा के लौट गई। अब बताइए नाउ, नाउ दीवार act as a source of frequency f dash. दीवार इज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ एफ डैश। ऋतु रंजन कह रहे हैं एफ सेम क्यों रहेगा, बेटा रिफ्लेक्शन में किसी भी तरह का एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा, तो जो फ्रीक्वेंसी जा रही है वही टकरा के वापस लौट रही है। ठीक है, आप पहले मुझे बताइए यहां तक सब ओके है तो फिर मैं आगे बढ़ू। मस्ती से तसल्ली से देखिए, स्टेप 1 बताइए, सोर्स से स्टार्ट करिए कहानी, हमेशा सोर्स से, कार्ड से। कार्ड ने फ्रीक्वेंसी निकाली F0 पे। स्टेप 1 सबसे पहले किसने सुनी, दीवार ने। दीवार ने कितनी सुनी होगी, एफ डैश, क्योंकि कार चलती हुई जा रही है दीवार की तरफ। तो कार ने सुनी एफ डैश, दीवार ने सुनी एफ डैश, बोलिए इसमें हाँ है क्या। दीवार ने सुनी एफ डैश, बोलिए इसमें हाँ है क्या। फिर दीवार से वो रिफ्लेक्ट हो गई वापस एफ डैश। अब नाउ दीवार एक्ट एज अ, दीवार एक्ट एज अ सोर्स, और सोर्स कैसा, स्टेशनरी सोर्स, स्टेशनरी सोर्स। अब बताइए क्या होगा, मैं वापस डायग्राम बनाने की कोशिश करूं, आप मेरा साथ दीजिएगा। ये दीवार, ये बन गई आपकी सोर्स, कितनी से, एफ डैश। नाउ दीवार एक्ट एज अ सोर्स, और ये जो कार में बैठा है, ये ऑब्जर्वर ड्राइवर, कितने से चल रहा है, वी कार। कार मैंने जानबूझ के नहीं बनाई क्योंकि मुझे तो ड्राइवर से मतलब था। बताइए यहां तक ओके है क्या, डंडना डंडन है क्या, डंडना डंडन है क्या। सोर्स, अब दीवार एक्ट एज अ सोर्स, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी वी कार, क्योंकि ऑब्जर्वर कौन है, ड्राइवर।
सही है। अब बताइए, तो पहले तो मैं रटा हुआ फॉर्मूला लगा दूं। मैं तो हमेशा रटा हुआ लिख देता हूं, उसके हिसाब से फिर आप चेंज करती रहिए। ये रटा हुआ है, अपने तो रटा हुआ बढ़िया याद होना चाहिए। एफ एपरेंट v प्लस वी नॉट v माइनस वी एस इंटू एफ नॉट। अब इसको लगा दीजिए, अप्रोचिंग है, अप्रोचिंग है मतलब कोई साइन बदलने की जरूरत नहीं है। एफ डबल डैश v, ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी v कार, क्या साइन बदलूं क्या, क्या साइन बदलूं क्या, नहीं, तरफ आ रहा है। सोर्स, सोर्स किसमें है, रेस्ट, इनटू एफ एक्चुअल, दिस इज द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी बाय सोर्स। अब यहाँ सोर्स कौन है, इस वाले केस में सोर्स कौन है, दीवार, और दीवार एफ नहीं एफ डैश पैदा कर रहा है। डंडना डंडन है क्या, सही। करण पटेल सर पहली बार कॉन्सेप्ट कोई इतना अच्छे से समझाया है, थैंक यू करण पटेल, थैंक यू थैंक यू। युवराज नगर आपकी बहुत याद आएगी मुझे, बेटा मुझे भी बहुत याद आएगी आपकी। पुट एफ डैश, तो एफ डबल डैश v प्लस वी नॉट अपॉन v, एफ डैश डाल दो, कहाँ ये रहा एफ डैश, v अपॉन v माइनस v कार, यहाँ कार रखो, इनटू एफ। तो फाइनल फ्रीक्वेंसी इज v प्लस v कार अपॉन v माइनस v कार इंटू एफ नॉट। कई बच्चे इसको याद रख लेते हैं, याद रख लेना भी चाहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, पर बेसिक कॉन्सेप्ट ये है। हाँ, आप इस तरह की प्रॉब्लम के लिए एक शॉर्ट ट्रिक बना सकते हो। पर पहले आपको समझ में आना चाहिए, आप हर जगह नहीं लगाइए, समझिए क्या हो रहा है। कार, कार के अंदर ही ड्राइवर, सोर्स और ऑब्जर्वर देखिए दोनों चल रहे हैं। सामने पहाड़ी, सामने पहाड़ी। अब जो रिफ्लेक्टेड साउंड आएगी उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी एफ डबल डैश, वो होगी v प्लस वी कार अपॉन v माइनस वी कार इंटू एफ नॉट। और एफ नॉट क्या है, जो ड्राइवर ने सायरन बजाया है। क्लियर, डंडन डंडन है क्या। शिखा शर्मा कह रही है सर आप मेरे मैसेज देख पा रहे हैं क्या, क्या बात कर दी शिखा शर्मा, आप 6 महीने हो गए पढ़ाते हुए, सबके मैसेज दिखते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। सबने बोला ठीक है, सबने बोला ठीक है। ओके, यस यस यस, बिल्कुल आशीर्वाद हमेशा साथ है अमित कुमार, सभी बच्चों के साथ, जिन बच्चों को हमने पढ़ाया है, जिनको नहीं पढ़ाया है, जो हमारे साथ संपर्क में है, एलएन से जुड़े हुए हैं, हमेशा आशीर्वाद हमेशा साथ में है। चलिए ठीक है, बढ़े आगे। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर है भाई डॉपलर का। चलिए चलिए चलिए, देखिए पहला क्वेश्चन। थैंक यू शिता। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। पहले एकदम सिचुएशन पढ़िए सवाल की क्या हो रहा है, उसके बाद जवाब दीजिए, क्योंकि देखिए लैंग्वेज गड़बड़ हो जाएगी तो अगला सवाल फिर आपका गलत हो जाएगा। रट्टाबाजी में मत जाइए। उमी भूसरा, उमी भूसरा ऐसी बातें नहीं करिए, ये आपका बड़प्पन है, आपकी कृपा है सर, मेरे लाइफ में सबसे बेस्ट टीचर हैं आप। ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल मेहनत से पढ़ाते हैं और आगे भी मेहनत से पढ़ाते रहेंगे बच्चों के लिए, है ना। चलिए चलिए चलिए, तो बिल्कुल क्या वही सवाल है, ड्राइवर
ऑफ कार, देखिए ऑब्जर्वर और सोर्स दोनों ही मूव कर रहे हैं, तब ये लगाइएगा। आगे क्या होनी चाहिए, दीवार, ये देखिए दीवार, वहां से आवाज क्या आनी चाहिए, टकरा के, रिफ्लेक्टेड साउंड, कौन सुनेगा, ड्राइवर। सारी बातें सिचुएशन के साथ फिर लगाइए, रट्टाबाजी करें परंतु कंसेप्ट के साथ, बिल्कुल समझते हुए, डेरिवेशन के साथ, अप्रोचिंग, वो बहुत जरूरी है। समझते हुए, दिमाग में ध्यान रखते हुए, क्लियरिटी के साथ, तब मजा है। अब बताइए क्या लगाएंगे, एफ डबल डैश v प्लस v कार अपॉन v माइनस v कार इंटू एफ नॉट, दैट्स इट। बताइए दंडना दंडन है क्या, दंडना दंडन है क्या। मान के चलिए एसएचएम वेव, एसएचएम वेव इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देता हूं। एसएचएम सबसे ज्यादा एसएचएम में पूछा जाता है काइनेमेटिक्स। एसएचएम की काइनेमेटिक्स बोले तो एसएचएम का डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी का फॉर्मूला, एक्सीलरेशन, ग्राफ, बेसिक फेजर वाले सवाल सबसे इंपॉर्टेंट। और इसके बाद अगर आप पढ़ना चाहें तो स्प्रिंग पेंडुलम, स्प्रिंग वाले सवाल सबसे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। काइनेमेटिक्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। वेव में बात करें, वेव में देखिए पूरा चैप्टर पढ़ना तो हमेशा तो सबसे अच्छा है ही, हमेशा से अच्छा ही रहा है, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं होता। ये नहीं कह सकते सर वेलोसिटी और ट्रांसवर्स वेव पे सवाल आएगा ही नहीं आएगा। हम सिर्फ लास्ट 15 इयर्स के ट्रैक रिकॉर्ड से आपको बता सकते हैं। कि भाई क्या पढ़ना चाहिए, सबसे ज्यादा पूछा जाता है स्टेशनरी वेव, ओपन, क्लोज, ऑर्गन, स्ट्रेच स्ट्रिंग, गिटार, पियानो, सोनोमीटर, ये ज्यादा पूछा जाता है। इसका हमने खूब सवाल भी किए हैं, मैंने 5 से 6 लेक्चर पढ़ाया आपको जानबूझकर, क्या सबसे ज्यादा सवाल इसी पे आते हैं। और डॉपलर चैप्टर वैसे तो बहुत बड़ा है, 15-16 लेक्चर पढ़ाया तो है, पर सबसे ज्यादा ये पढ़ने चाहिए। सही है, बिल्कुल रिकॉर्डेड लेक्चर्स बिल्कुल रहेंगे, आप कहीं भी चिंता नहीं करिए, आराम से उनको 1.5x पे रिवाइज करिए, मजा आ जाएगा। चलिए कुछ मैं आपको आगे बढ़ने से पहले कुछ साउंड के कैरेक्टरिस्टिक भी बता देता हूँ। वैसे तो इसका सवाल बहुत कम पूछा जाता है पर फिर भी आना चाहिए। हमारे कान साउंड को कैसे परसीव करते हैं वो आप सोचिए। एक तो होती है लाउडनेस, धीरे आवाज तेज आवाज, धीरे आवाज तेज आवाज, एक तो लाउडनेस से हमारे कान पहचानते हैं। दूसरा पहचानते हैं जब हम फोन पे बात करते हैं कस्टमर केयर पर, तो जैसे ही वहां से फोन उठाया जाता है आप समझ जाते हैं कि हाँ फीमेल वॉइस है। तो ये होती है पिच, मेल वॉइस फीमेल वॉइस। जो मेल वॉइस होती है वो थोड़ी सी भारी होती है, भारी का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी लो होती है, लो पिच। फीमेल वॉइस पतली होती है, हाई पिच होती है, हाई पिच होती है। तो हमारे कान बहुत अलग अलग तरीके से पहचानते हैं लाउडनेस, पिच। अब एक तीसरा फैक्टर होता है क्वालिटी, मधुरता। क्वालिटी, क्वालिटी क्या होता है, दो सोर्स हैं, अब दोनों की आपने इंटेंसिटी सेम कर दी, दोनों की आपने फ्रीक्वेंसी भी सेम कर दी, इसके बाद भी उन दोनों की आवाज सुन के आपके कान पहचान लेंगे सर ये ज्यादा बढ़िया सुरीला है, इसकी क्वालिटी ऑफ वेव फॉर्म बढ़िया है। जबकि उनकी लाउडनेस सेम है, जबकि उनकी फ्रीक्वेंसी पिच सेम है, उसके बाद भी हमारे कान क्वालिटी ऑफ वेव फॉर्म से आवाज की मधुरता को क्या कर लेते हैं, पहचान लेते हैं। तो हमारे कान तीन तरीके से साउंड को पकड़ सकते हैं। पहला है लाउडनेस, लाउडनेस प्रोपोर्शनल होती है इंटेंसिटी की, जिसकी इंटेंसिटी और सोर्स ज्यादा होगी उसकी लाउडनेस भी ज्यादा होगी। तो लाउडनेस
द क्वालिटी ऑफ साउंड ऑन बेसिस ऑफ विच साउंड इज सेट टू बी हाई और लो। साउंड तेज है, धीरे है, तेज है, धीरे है, तो ये है लाउडनेस। लाउडनेस प्रोपोर्शनल होती है इंटेंसिटी की। अगर इंटेंसिटी ऑफ साउंड ज्यादा है, इंटेंसिटी सब तो हमारे विज्ञान वाले बच्चों के लिए है जो हम समझ सकते हैं, एक सामान्य व्यक्ति के लिए है लाउडनेस। नहीं बोलते हैं थोड़ा लाउडर बोलिए, थोड़ा लाउडर बोलिए, तो इंटेंसिटी अगर उनको बोल देंगे कॉमर्स वाले बच्चों को, आर्ट्स वाले बच्चों को, तो उनको इंटेंसिटी वाली फील नहीं आएगी। लाउडनेस एक सरल शब्द है जो सामान्य भाषा में बोला जाता है, लाउडर, बी लाउडर, थोड़ा तेज बोलिए, बी लाउडर। तो लाउडनेस एक सरल शब्द है जो कि इंटेंसिटी से मेजर किया जाता है। वेवर फैशनर एक साइंटिस्ट हुए थे जिन्होंने लाउडनेस लेवल को एक लॉगरिथम स्केल पर एक फॉर्मूला बना दिया, जिसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, 10 log I upon I naught, I upon I naught। I naught है थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी, जो हमारे कान सबसे कम आवाज को सुन सकते हैं। इससे कम इंटेंसिटी अगर आ गई तो हमारे कान उस आवाज को सुन नहीं पाएंगे। तो I naught है थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग, I naught है थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग। ये लाउडनेस का फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ लॉगरिथम स्केल। अगर आपको एक इंटेंसिटी दे रखी हो तो आप लाउडनेस निकाल सकते हैं। कभी कभार दो इंटेंसिटी दे देते हैं तो उसका भी फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं, यहां करके बता देता हूं। L बराबर 10 log 10 I अपॉन I नॉट, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। लॉगरिथम स्केल में वैज्ञानिक ने इस तरह से इसको नापा था। डेसिबल इसकी यूनिट होती है, आप सभी को पता है। अब मान लो जब इंटेंसिटी I1 थी, लेट उस समय लाउडनेस L1 थी, तो L1 10 log I1 अपॉन I नॉट। जब इंटेंसिटी I2 हो गई, लेट उस समय लाउडनेस L2 हो गई, तो 10 log 10 I2 अपॉन I नॉट। अब आप घटा दीजिए, तो L2 माइनस L1 10 log 10 I2 बाय I नॉट माइनस 10 log 10 I1 अपॉन I नॉट। तो 10 कॉमन ले लीजिए, log 10 I नॉट कट जाएगा, लिख देता हूँ I2 बाय I1। ये कब लगाना है? जब आपको चेंज इन लाउडनेस लेवल पूछे और आपको दो इंटेंसिटी दे दे, दो इंटेंसिटी दे दे और आपको चेंज इन लाउडनेस पूछे, तब आपको ये फॉर्मूला लगाना आना चाहिए। बोलिए डन है क्या? डंडना डंडन है क्या? तो मेरे हिसाब से ये बात क्लियर है। लाउडनेस का फॉर्मूला। सेकंड आता है पिच। पिच, पिच मैंने आपको समझा दिया। पिच सीधा सीधा संबंध रखता है फ्रीक्वेंसी से। फीमेल वॉइस हायर पिच होती है, मेल वॉइस भारी होती है, लो पिच होती है। फीमेल और मेल वॉइस आप इससे आप फोन पे बात करके पहचान लेते हो कि आगे मेल वॉइस है या फीमेल वॉइस है। कारण है हमारा दिमाग समझता है कि लो फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी। क्लियर? गॉट इट। एज द पिच डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, पिच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के। हायर द फ्रीक्वेंसी हायर विल द पिच। कल मैंने आपको ये भी तो सिखाया था, वो कार वाला एग्जांपल बताया था। वो कार चलती हुई हमारे पास आ रही थी, तो हमें जो चुभन, जो तीखापन महसूस होता है, इसका मतलब क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। तीखापन, चुभन जो महसूस होती है, हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। तो कई बार वो जो फ्रीक्वेंसी चेंज होता है उसमें पिच चेंज भी बोल देते हैं, एक ही बात है। हाई पिच हो जाती है जब कार हमारे पास में आ रही होती है, ट्रेन चलती हमारे पास में आ रही है, तो हमारा दिमाग ज्यादा फ्रीक्वेंसी, चुभन ज्यादा सुनता है। और तीसरा मैंने आपको बताया कि हमारे कान इस बात को भी पहचान लेते हैं कि दो सोर्स हैं, दोनों की लाउडनेस सेम है। अच्छा, लाउडनेस पे मैंने एक पॉइंट और मुझे बताना था कि लाउडनेस डिपेंड करती है शेप एंड साइज पर। अपने मॉड्यूल में एक क्वेश्चन है कि टेम्पल्स में, मंदिरों में जो घंटियां होती हैं, जो बेल्स होती हैं, वो बहुत बड़े बड़े बनाए जाते हैं। कारण क्या है? कारण क्या है? कारण ये है कि जितना सोर्स बड़ा होगा, सुनिएगा, जितना सोर्स बड़ा होगा उतनी उसकी इंटेंसिटी, उसकी लाउडनेस भी क्या होगी, जो साउंड पैदा करेगा, ज्यादा होगी।
और तेज आवाज जाएगी तो भगवान तक जल्दी पहुंचेगी, भगवान हमें जल्दी आशीर्वाद देंगे डॉक्टर बनने के लिए। तो ये भी एक प्रश्न है कि जो मंदिर है उसमें टेम्पल्स में जो बेल्स होती हैं, जो घंटियां होती हैं, वो बड़ी बड़ी होती हैं। बड़ी बड़ी लगाने के पीछे कारण है क्योंकि सोर्स का साइज जितना बड़ा होगा, सोर्स का साइज जितना बड़ा होगा, उतनी उसकी जो लाउडनेस है, जो इंटेंसिटी ऑफ साउंड है, वो बहुत बहुत ज्यादा होगी। आप घर पे भी पूजा करते हैं तो आप जो हाथ में घंटी बजाते हैं, आप देखना एक छोटी घंटी लें, एक बड़ी घंटी लें, तो जितनी घंटी हाथ में बजाने वाली बड़ी होती है उतनी आपको देखिएगा लाउडनेस ज्यादा सुनाई देती है। कारण है क्योंकि जितना साइज और शेप बड़ा होगा सोर्स का, उतनी उसके द्वारा पैदा की गई साउंड की जो लाउडनेस होगी वो भी ज्यादा होगी। अरे हाँ बोलो, ये बात समझ में आ रही है क्या? हाँ बोलो, ये बात समझ में आ रही है क्या? और तीसरा क्वालिटी। अगर दो सोर्स हैं, दोनों की लाउडनेस सेम है, दोनों की फ्रीक्वेंसी भी सेम है, इसके बावजूद आप पहचान सकते हैं, आप पहचान सकते हैं कि दोनों की आवाज में मधुरता अलग अलग है। दो फीमेल सिंगर गा रही हैं, दोनों की लाउडनेस डेसिबल स्केल सेम है, दोनों की फ्रीक्वेंसी भी सेम है, इसके बावजूद आवाज की जो मधुरता है, जो क्वालिटी है, जो वेवफॉर्म है, जो टिम्बर है, आप आंख बंद करके पहचान सकते हैं कि हाँ सर ये आवाज ज्यादा सुरीली है, ये अलग फीमेल वॉइस है, ये अलग फीमेल वॉइस है। Two sound source of same intensity and same frequency will produce different sensation on the ear, क्योंकि उनकी जो वेवफॉर्म है, आवाज ऊपर नीचे करने की जो साउंड निकल रही जो वेवफॉर्म है, वो क्या है? डिफरेंट है। बताइए डंडना डंडन है क्या? तो साउंड की करेक्टरिस्टिक तीन: लाउडनेस, लाउडनेस, पिच, और बताओ तीसरा क्वालिटी। बढ़े अगले सवाल की तरफ बढ़े क्या? चलो एक ये सवाल भी देखो। कल मैंने आपको बताया था एक लाइन ऑफ मोशन होता है, लाइन ऑफ साइट, लाइन जॉइनिंग द ऑब्जर्वर एंड सोर्स। हमारे जितने भी फॉर्मूले हमने डिराइव किए थे बच्चों, वो सोर्स और ऑब्जर्वर को मिलाने वाली लाइन के अलोंग वेलोसिटी होनी चाहिए। तब हमने जो रटा था एफ अपरेंट बराबर v प्लस वी नॉट अपॉन v माइनस वी एस इंटू एफ नॉट। याद रखिए, इनमें जितनी भी वेलोसिटीज हैं वो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग सोर्स एंड ऑब्जर्वर हैं। अगर सोर्स किसी एंगल पे जा रहा होगा, आप सबने समझदार हैं, आपने सोच भी लिया होगा, तो हम वो कंपोनेंट लेंगे जो ऑब्जर्वर की तरफ है। Vs cos थीटा, यूज दिस। पेपर में आया हुआ है तो शायद आप देख सकते हैं, ये ऑब्जर्वर है, सोर्स यहां जा रहा है, तो ये काम में लिया जाएगा Vs cos 60। ऑब्जर्वर रेस्ट में है, वीओ 0 होगा, हमारा फॉर्मूला यूज आ जाएगा क्योंकि सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है, अप्रोच कर रहा है, कोई साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, बस आपको वीओ 0 रखना है। डंडना डंडन है क्या? डंडना डंडन है क्या? क्लियर क्लियर क्लियर, अनडाउट। चलिए बहुत बढ़िया। तो ये कॉन्सेप्ट आप सीख गए। ये वाला सवाल देख लीजिए, बड़ा फेमस है। ये सोर्स है जो कि काफी दूर है, ये ऑब्जर्वर सर्कल पे चक्कर लगा रहा है। अब आपसे पूछा गया है बताइए फ्रीक्वेंसी कितनी कितनी सुनेगा। अब जरा सुनिए, ए पर नो डॉपलर, क्यों नहीं होगा? आप इसके इस डायरेक्शन में कंपोनेंट करके देखो, ये 90 डिग्री है, तो ये 100 cos 90, ये तो 0 हो गया।
और सोर्स तो वैसे भी रेस्ट में है। तो अगर आप फॉर्मूला लगाओगे v प्लस वी नॉट, तो ये हो गया आपका 100 cos 90 0 अपॉन v माइनस सोर्स, तो एफ डैश वही आएगी। कई बच्चे जीरो बोल देते हैं, जीरो मत बोलिएगा। नो डॉपलर का मतलब जीरो नहीं होता। नो डॉपलर इफेक्ट का मतलब होता है वही फ्रीक्वेंसी सुनेगा जो सोर्स ने ओरिजिनेट करी है। तो ए पर और सी पर यही कहानी रहेगी। बी पर क्या होगा, ऑब्जर्वर दूर जा रहा है और यहाँ ऑब्जर्वर पास आ रहा है, तो पास आने का तुम्हारा रटा हुआ लग जाएगा, कौन सा वाला, v प्लस वी नॉट, वी एस तो जीरो है, और दूर जाने वाले में आपको क्या करना पड़ेगा, v माइनस करना पड़ेगा। अरे आ रहा है क्या, अरे आ रहा है क्या समझ में, देख लो भाई। मैं तो बार बार आपको ये फॉर्मूला इसलिए बताना चाहता हूं कि आपके दिमाग में बैठ जाए कि अपन को तो ये रटा हुआ है अप्रोच, अपने तो अप्रोच रटा हुआ है बस। अगर दूर जा रहा है तो साइन बदलिए, जैसे अब उसमें दूर जा रहा था तो मैंने साइन बदला, सोर्स तो रेस्ट में ही है। अभी मैंने 10 बार फॉर्मूला लिख दिया आपके लिए, और हमेशा लिखा है फॉर्मूले को डायग्राम के साथ याद रखें। फील आ गई क्या। तो ये तो हमने पढ़ा डॉपलर इफेक्ट इन साउंड। ऐसा कैसा होता है डॉपलर इफेक्ट इन लाइट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में भी डॉपलर इफेक्ट होता है, ईएम वेव्स में भी, उसे हम बोलते हैं डॉपलर इफेक्ट इन लाइट। पर मजे की बात है साउंड का जो डॉपलर इफेक्ट है वो असिमेट्रिक होता है। असिमेट्रिक का मतलब आप देखो, केवल सोर्स मोशन करे, केवल सोर्स मोशन करे, अगर ओनली सोर्स मूव करता तो पता है फ्रीक्वेंसी क्या आती थी, एफ डैश बराबर, और ओनली ऑब्जर्वर मूव करता तो फ्रीक्वेंसी आती थी v प्लस वी। याद करिए, दोनों केस में फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, पर दोनों केस में जो फॉर्मूले हैं वो अलग अलग हैं, तो इसे बोलते हैं असिमेट्रिक। जबकि डॉपलर इफेक्ट इन लाइट सिमेट्रिक होता है, चाहे ऑब्जर्वर मूव करे या सोर्स मूव करे, कोई भी मूव करे, तो जो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी अगर वो अप्रोच कर रहे हैं तो दोनों ही केस में जो नई अपरेंट फ्रीक्वेंसी आएगी वो सेम आएगी। उसका कारण है क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा है, 3 इंटू 10 की पावर 8। ईएम वेव्स की जो स्पीड होती है वो स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये छोटा सवाल है, एम्स में आया हुआ है। नीट और एआईपीएमटी में तो कभी डॉपलर इफेक्ट लाइट का प्रश्न नहीं आया, आप एक्सरसाइज 2 में देख सकते हैं, परंतु हमें आना चाहिए, साउंड के ही प्रश्न आए हुए हैं। तो डॉपलर इफेक्ट इन लाइट क्या, ये मेरे हिसाब से बात क्लियर हो गई होगी आपको। सिमेट्रिक असिमेट्रिक वाली बात फील आ गई क्या। वास्तव में डॉपलर इफेक्ट लाइट नहीं है, ये आइंस्टीन ने दिया था, आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से आता है। तो इसका जो फॉर्मूला है, इसका जो डेरिवेशन है वो हमारे आउट ऑफ सिलेबस है, पर रिजल्ट दे रखा है मॉड्यूल में और एनसीईआरटी में, तो मैं इसका रिजल्ट डायरेक्ट याद होना चाहिए। तो सिमेट्रिक असिमेट्रिक वाली क्या बात क्लियर हो गई, तो मुझे चैट बॉक्स में बताइए कि यस सर, डॉपलर इफेक्ट साउंड असिमेट्रिक होता है। असिमेट्रिक का मतलब होता है सोर्स या ऑब्जर्वर दोनों के चलने से जो फाइनल आंसर आता है वो अलग अलग आता है, जबकि यहां सेम आएगा। तो डॉपलर इफेक्ट इन लाइट इज सिमेट्रिकल, इट मींस आइदर ऑब्जर्वर मूविंग टुवर्ड्स द सोर्स और सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स द स्टेशनरी ऑब्जर्वर, दोनों ही केस में जो फ्रीक्वेंसी अपरेंट आएगी वो क्या आएगी, सेम आएगी। क्या ये बात क्लियर है करण पटेल, सिमेट्रिक वाली बात समझ में आ गई बेटा। उसमें क्या सोर्स 20 मीटर पर सेकंड चल रहा हो और ऑब्जर्वर 20 से चल रहा हो अलग अलग, पर दोनों केस में आंसर अलग आएगा, क्योंकि एक में v प्लस वी नॉट हो रहा है, एक में v माइनस वी एस हो रहा है, इसमें सेम आएगा, सिमेट्रिक है। क्लियर, डन 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 डन। तो इसका बेसिकली तो आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से आता है, जिसका डेरिवेशन हमारे आउट ऑफ सिलेबस है, परंतु एनसीईआरटी में दे रखा है तो हमें पढ़ लेना चाहिए। और मॉडर्न फिजिक्स में कभी कभार पढ़ा दिया जाता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। जो इसकी फ्रीक्वेंसी आती है, किसी को याद हो, एफ एपरेंट, एफ एपरेंट, थोड़ा मैं इसको आपको सॉल्व करके भी दिखा दूंगा, क्वेश्चन वैसे आया तो नहीं है,
तो जो एफ एपरेंट सुनाई देता है बच्चों, वो होता है रूट ऑफ 1 प्लस वी बाय सी अपॉन 1 माइनस वी बाय सी। वी रिलेटिव स्पीड है, चाहे सोर्स मूव करे v से या ऑब्जर्वर मूव करे v से या दोनों v/2 से दूर जाएं, सभी केस में रिलेटिव स्पीड v आएगी। सोच के देखिए, चाहे आप सोर्स मूव करा दो v से, ऑब्जर्वर को रोक दो, या सोर्स को रोक दो, ऑब्जर्वर को मूव करा दो, या सोर्स को v/2 से, ऑब्जर्वर को v/2 से, इन सब केस में रिलेटिव स्पीड v आएगी। आप चेक कर लें। तो v यहाँ पर कौन है? रिलेटिव स्पीड है, रिलेटिव स्पीड। डंडना डंडन है क्या, डंडना डंडन है क्या? इसको थोड़ा सॉल्व करके दिखा दूं या डायरेक्ट आंसर लिख दूं? आप बोलो, सॉल्व करके दिखा दूं? थोड़ा सा इसको मैथमेटिक्स कर दूं? ले आओ, कर लेते हैं। एफ डैश, तो ये था रूट 1 प्लस वी बाई सी 1 माइनस वी बाई सी, एफ बाहर है, उसको लिख देता हूँ 1 प्लस वी बाई सी की पावर हाफ, और उसको ऊपर ले जाओ 1 माइनस वी बाई सी की पावर माइनस हाफ। ठीक है, बाइनोमियल लगा लीजिए, क्योंकि जो भी स्पीड होगी स्पीड लाइट से तो कम ही है। एफ डैश 1 प्लस वी बाई 2 सी, ये माइनस आगे आएगा तो माइनस माइनस प्लस, 1 प्लस वी बाय 2 सी, एफ डैश हो जाएगा 1 प्लस वी बाय 2 सी का होल स्क्वायर। अच्छा, इसने कर भी रखा, चलो ठीक है। फिर बाइनोमियल लगा लीजिए, 2 आगे आ जाएगा, ये तो 2 से 2 बढ़ जाएगा, तो 1 प्लस वी बाय सी इंटू एफ, ये एफ डैश। कोई आपसे चेंज इन फ्रीक्वेंसी पूछ ले तो डेल्टा एफ, एफ डैश माइनस एफ, एफ डैश कितना आया था? 1 प्लस वी बाय सी इंटू एफ माइनस एफ, तो एफ कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस वी बाय सी माइनस 1, तो डेल्टा एफ इज एफ वी बाय सी। क्लियर है क्या? बता दीजिए। Amit Oja ji, I had always known that no human is perfect, but you are a true exception for that, an idealism of a perfection. A great teacher, a great human being. Thanks for always being with us. These words are much less for you. Thank you, Amit Oja ji. Thank you. अगर आपने मन से लिखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, गूगल से भी कॉपी पेस्ट किए हैं तो भी बहुत अच्छी बात है। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। धन्यवाद, धन्यवाद आप सभी लोगों का। चलिए ठीक है, मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई। अच्छा, कोई आपसे अगर वेवलेंथ में चेंज पूछ ले तो निकाल सकते हैं क्या? ये तो डेल्टा एफ आया है, वेवलेंथ में चेंज निकाल दूं? बोलो, आप खुद बोलो। जैसे v बराबर एफ लेमडा है, तो यहाँ v नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ तो स्पीड ऑफ ईएम वेव c होता है, तो c बराबर एफ लेमडा। आप सोचो, c तो कभी चेंज होता नहीं, c तो कभी चेंज होता ही नहीं है, तो नया लेमडा डैश क्या आ जाएगा? c बाय एफ डैश। एफ डैश कितना आया था? एफ डैश बता दीजिए। 1 प्लस v बाय सी इंटू एफ, और c बाय एफ कौन है? अरे हेलो, हेलो, मैं अकेला ही कर रहा हूं क्या? अरे c बराबर एफ लेमडा, तो c बाय एफ कौन होगा? पुराना लेमडा हो जाएगा ना भाई। तो लेमडा डैश लेमडा, इसको ऊपर ले जाओ, 1 प्लस वी बाई सी की पावर माइनस 1, तो लेमडा 1 माइनस वी बाई सी। आना भी चाहिए। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ रही थी, फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ रही थी अप्रोच से,
तो वो लैम्डा कम होना चाहिए। अरे सबने बोला ठीक है, सबने बोला ठीक है क्या? रितिका सोनी, चलिए चलिए चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो मेरे हिसाब से डॉपलर फ्रंट लाइट मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन इस पे आता नहीं है, मैंने आपको मैथमेटिक्स करके भी बता दी। आपको क्या क्या याद होना चाहिए डॉपलर फ्रंट लाइट में वो आपको बता देता हूँ। लाइट के केस में आपको एक तो नई फ्रीक्वेंसी जो सुनाई दे रही है वो 1+v/c/f। अब आप खुद सोचो, ये फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, इसका मतलब है सोर्स और ऑब्जर्वर अप्रोच कर रहे होंगे ना भाई। सोचो, अगर अगर वो सेपरेट हो रहे हो तो फिर आंसर आप कॉमन सेंस से सोचिए ना, अब एफ डैश कम आना चाहिए। अब एफ डैश कम कब आएगा? इसका मतलब ये 1-v/c हो जाएगा। तो कुछ किताब वाले क्या लिख देते हैं, एफ डैश 1 ± v/c। अब आप कॉमन सेंस से खुद सोचते रहो, कॉमन सेंस से खुद सोचिए कि अगर वो पास आ रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, दूर जा रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी घटेगी। अब इसमें कहने वाली तो कोई बात होनी नहीं चाहिए, है ना। हर बात को आप रटो, जैसे ये सोर्स है, ये v वेलोसिटी से आ रहा हो, है ना, और दूसरे केस में ये सोर्स है, ये दूर जा रहा हो। तो इस केस में मुझे पता है फ्रीक्वेंसी बढ़ रही होगी आशीष सर, तो एफ डैश आएगा 1+v/c/f। और इस केस में आशीष सर फ्रीक्वेंसी मुझे कम सुनाई देगी, तो एफ डैश आएगा 1-v/c। क्या हेलो, मेरी बात समझ में आ रही है क्या? तो आप हर चीज को रटने का प्रयास मत करिए, समझिए कि अच्छा अप्रोच होगा तो क्या होगा। अब मैं ऐसा लिख सकता हूं कि हाँ अप्रोच होगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, बट ऑब्वियस है फिर लैम्डा डैश कम होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। हाँ अगर वो सेपरेट होंगे तो एफ डैश कम होगा तो लैम्डा डैश बढ़ेगा। क्या बन गया है? सही है क्या? क्लियर क्लियर। चलिए, तो आप सभी लोग अपना अच्छे से ध्यान रखिए, खूब पढ़ाई करिए। आप सभी ने बहुत अच्छा लंबे समय तक साथ दिया, सभी ने मेरी बात ध्यान से सुनी, और इसी तरह का सपोर्ट हम आपको आगे तक करते रहेंगे। एलन की तरफ से पूरा सपोर्ट रहेगा, मेजर अच्छे से चलेंगे, मेजर के डाउट वगैरह सब आपके दूर किए जाएंगे, किसी तरह की आप चिंता नहीं करिए। वीडियो सॉल्यूशन पूरे मॉड्यूल के आपके पास ऐप में अवेलेबल हैं। पुराने 15-20 साल के पेपर जरूर करिए। रिकॉर्डेड लेक्चर आपके एडीसी अकाउंट पे हमेशा रहेंगे, उनको आप बार बार देख सकते हैं, यूज कर सकते हैं, है ना। पुराने पेपर्स करिए, एक्सरसाइज 2 बार बार करिए, मेजर को सीरियसली दीजिए, और ईमानदारी से शेड्यूल बनाकर, टाइम टेबल बनाकर पढ़ाई करिए। टाइम टेबल जरूरी है, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। बिल्कुल नियमित समय पर सोइए, समय पर उठिए, उस बात का बहुत ध्यान रखें। टाइम टेबल और अनुशासन बहुत जरूरी है, ठीक है। ऐसा नहीं कभी बहुत ज्यादा रात को पढ़ लिए, सुबह लेट उठ रहे हैं, फिर 3 दिन फिर गड़बड़ कर लिए। ऐसा करने से लॉन्ग टर्म में कोई फायदा नहीं है। अभी आपके पास पूरे 3 महीने हैं, मई जून जुलाई, अच्छे से स्ट्रिक्ट टाइम टेबल बनाकर पढ़िए। ये मान के चलिए, मैं आपको बोल रहा हूँ पेपर बहुत सरल आएगा, बहुत सरल आएगा। उसका कारण है 12th वाले बच्चों के लिए भी उनके हिसाब से पेपर बनाना पड़ता है। ऑनलाइन आप और हम पढ़ पा रहे हैं, पर विलेजेस में कहीं भी इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, वो लोग पिछले साल बच्चे स्कूल भी नहीं गए हैं, तो बहुत उनकी पढ़ाई सफर हुई है। लास्ट ईयर का भी पेपर आप देखें बहुत इजी आया था, इस साल का भी पेपर बहुत इजी आएगा। केवल हमें एक्यूरेसी का ध्यान रखना है, रॉकेट साइंस नहीं है कहीं भी फिजिक्स में। प्लीज इस बात का ध्यान रखिए। मेरा मोबाइल नंबर मैं आपको दे देता हूं, आप इस पर व्हाट्सअप कर दीजिए, ठीक है।
चलिए, थैंक यू सो मच। मैं हैंडआउट अभी अपलोड कर दूंगा। सब अपना ध्यान रखिए, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए, पढ़ाई का भी ध्यान रखिए। ठीक है, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, सभी को विश यू ऑल द बेस्ट। नीट 2021 आपको बहुत अच्छा करना है, बहुत मेहनत से और बहुत सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाई करनी है। थैंक यू सो मच।